तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 11th साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना। एसएससी बोर्ड्स के सिलेबस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सीखने वाले आज है ना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने स्टार्टिंग का कुछ पार्ट देखे थे ना। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2 है फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं पहले देख लेंगे। हम लोग सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस देखा था हम लोगों ने। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, देन डायमेंशनल एनालिसिस पूरा देखेंगे हम लोग। डायमेंशनल एनालिसिस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है ना। तो इतना सारा पार्ट हम लोग ये आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब में पहले मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। जैसे कि हम लोग को पता है मेजरमेंट, कोई भी लेंथ या फिर डिस्टेंस को मेजर करने का हमारा जो एसआई यूनिट है वो है हमारा मीटर है ना। तो मीटर जो यूनिट है ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है। लेकिन जब क्वांटिटी अगर बहुत छोटी हो जाए है ना, मतलब कि अगर कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, उसकी न्यूक्लियस है, उसको ऑर्बिट्स है, तो ये सब चीजों को अगर हम लोग को क्या करना है, मेजर करना है, तो तब हमारा जो मीटर जो यूनिट है, ये मीटर यूनिट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है ना। तो इसके लिए स्मॉल यूनिट्स को मेजर करने के लिए हम लोग कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग जनरल जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग को पता है, नोन है, वर्नियर कैलिपर हो गया है ना, और उसके बाद स्क्रू गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गया, माइक्रोस्कोप्स हो गए है ना। तो ये सब हम लोग को पता है स्मॉल डिस्टेंस के लिए है ना, ये यूज करते हैं। लेकिन ये भी बहुत बड़े हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, मतलब इसका भी जो मेजरिंग वैल्यू है, स्मॉलेस्ट जो मेजरिंग वैल्यू है वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। एकदम छोटे छोटे वैल्यूज को, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स वगैरह का डिस्टेंस या उनका डायमीटर्स मेजर करने को। ओके, तो इसके लिए हम लोग कुछ जिसको बोलते हैं ना, एक अलग डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं। जनरली इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं है ना। तो एटम्स वगैरह का साइज मेजर करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। जनरली देखो अब ये बहुत छोटे, जो इतने कम डिस्टेंस वाले हम लोग यूनिट्स का मेजरमेंट करते हैं, तो वहां पे हमारा जो मीटर का जो यूनिट है, जैसे कि ऐसा यूनिट जो है मीटर, ये बहुत इनअप्रोप्रिएट हो जाता है ना, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है ना। उसको अगर मीटर में करेंगे तो 10⁻15, 10⁻25, 10⁻23 मीटर ऐसा आएगा वैल्यू है ना, तो वो अनअप्रोप्रिएट लगेगा। तो इसके लिए जब वैल्यूज बहुत छोटी हो जाएगी तो उसका जो यूनिट है वो भी कुछ अलग यूनिट यूज करेंगे हम लोग, जो छोटा यूनिट रहेगा है ना। तो ऐसे जो छोटा यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, जनरली देखो एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं हम लोग है ना, जिसका सिंबल जो है A/ ऐसा यूज करते हैं हम लोग, एंगस्ट्रॉम है ना। तो इसका स्पेलिंग क्या है मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसको प्रोनाउंस कर पाओ। एंगस्ट्रॉम है ना, तो एंगस्ट्रॉम होता है। देखो अभी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या रहता है, 10 मीटर, इतना वैल्यू है 1 एंगस्ट्रॉम का है ना। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम का, 1 एंगस्ट्रॉम से भी और छोटा अगर यूनिट हम लोग देखेंगे तो इससे भी और छोटा यूनिट है, जिसको 1 फेम्टोमीटर या 1 फर्मी बोलते हैं ना, 1 फर्मी है ना। 1 फर्मी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 1 इंटू 10⁻⁻23 माइनस 15। देखो 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, देखो मतलब 1 फर्मी इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, मतलब कितना छोटा यूनिट हो गया है ना। तो इस तरह के जो यूनिट है वो ऐसे यूनिट्स हम लोग यूज करते हैं बहुत स्मॉल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए है ना। अब जनरली देखो आप लोग बोले माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का तो वैल्यू हम लोग यूज कर, माइक्रोस्कोप का जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है, माइक्रोस्कोप जनरली क्या करता है पता है क्या, जो भी हमारी वेवलेंथ है तो वेवलेंथ को यूज करता है ना। तो अभी हमारा जो विजिबल वेवलेंथ है, विजिबल रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है वो कितना है, 4000 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक ये विजिबल वेवलेंथ है, जहां पे विजिबिलिटी होती है, विजिबल होता है कोई भी चीज हम लोग को, वो लाइट का वेवलेंथ है ना। तो ये वेवलेंथ का यूज करके माइक्रोस्कोप, कोई भी चीज हम लोग माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं ना। लेकिन अगर किसी कोई वैल्यू इससे भी और बहुत छोटी रहेंगी है ना, ये एंगस्ट्रॉम से भी बहुत और छोटी रहेंगी, तो फिर उसकी वैल्यू कैसे मेजर करेंगे ना। तो उसकी वैल्यू मेजर करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम तक का
डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम तक का डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखो कितना एकदम मिनिमम, एकदम छोटा माइक्रो लेवल, एकदम माइक्रो भी बहुत बड़ा हो गया उसके, है ना। तो बहुत एकदम छोटा सा वैल्यू को भी, वो छोटे से डिस्टेंस को भी वो मेजर कर सकते हैं हम लोग इस डिस्टेंस से, है ना। तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। अब मेजरमेंट ऑफ मास, तो सब में पहले देखते हैं हम लोग मास किसको बोलते हैं ना। मास क्या होता है, मास की डेफिनेशन है, पहले मैं डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ के बताता हूं आपको। मास किसको बोलते हैं, प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, है ना। इधर मास 1 किलोग्राम मास का जो डेफिनेशन है वो क्या था, देखो 1889 से लेके अभी तक 19 तक 2019 मई 2019 तक क्या डेफिनेशन था मास का। देखो मास का डेफिनेशन ये था कि 1 किलोग्राम was the mass of a shiny piece of platinum iridium alloy, है ना। एक मेटल है प्लैटिनम इरिडियम alloy, है ना, kept in a special glass case at the International Bureau of Weight and Measures, है ना। तो जो शाइनी प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का एक शाइनी मास का टुकड़ा है, एक वेट है जो रखा हुआ है एक ग्लास कवरेज के अंदर, एकदम सेफ, है ना, वहां पे। तो उसका जो मास था वो कितना था, 1 किलोग्राम। उसके मास को, उस टुकड़े के मास को 1 किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा दिया गया था, है ना। वो उसका जितना मास है वो 1 किलोग्राम रहेगा, ऐसा था, है ना। कब से, 1889 से लेके अभी 2019 तक। फिर 2019 में ऐसा क्या हो गया कि वो चेंज हो गया, है ना। तो क्या हुआ है, टाइम टू टाइम जैसा साइंटिस्ट लोगों ने देखे कि वो जो शाइनी मास का टुकड़ा है वो डस्ट, डर्ट और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को रिएक्ट करके उसका क्या हो रहा था, उसके जो मास है, उसका जो वैल्यू है वो कम हो रहा था, मतलब वैरी हो रहा था, वेरिएशंस आ रहे थे उसके मास में, है ना। पिक अप माइक्रो पार्टिकल्स और डर्ट एंड अफेक्ट बाय द एटमॉस्फेयर्स कॉजिंग इट्स मास टू चेंज, है ना। और एटमॉस्फेयर कंडीशन से क्या हो रहा था, उसका मास जो हो रहा था वो चेंज हो रहा था, है ना। लेकिन हम लोग तो कांस्टेंट यूज करते हैं, 1 kg मास को एक कांस्टेंट मास यूज करते हैं ना। तो वो चेंज होगा तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा, है ना। तो इसके लिए 20 मई 2019 में उस साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। फिर अब मई 2019 से हम लोग एक नया मेजर यूज करते हैं मास के लिए, है ना, जो डिपेंड करता है करंट पे, है ना। अभी करंट पे कैसे डिपेंड करता है, देखो मैं बताता हूं। अभी जो नया मेजर हम लोग मास का यूज कर रहे हैं वो क्या है, देखो अभी 1 kg मास का डेफिनेशन क्या है अभी करंट में, अभी 2020 में है ना हम लोग। तो अभी मास का करंट यूनिट क्या है, द अमाउंट ऑफ करंट विच हैज टू बी पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना, सो दैट इट कैन पुल डाउन वन साइड ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव बैलेंस टू बैलेंस द अदर साइड विच होल्ड्स द स्टैंडर्ड केजी मास, है ना। या फिर सिंपल बोलेंगे, जैसे तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेट पता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो अब कोई ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसके अंदर से हम लोग जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कि वो कोई एक बैलेंस मास को, 1 kg के बैलेंस मास को होल्ड कर सके, है ना, बाय मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो अमाउंट ऑफ करंट को क्या बोलेंगे हम लोग, 1 kg ऑफ मास का ये मेजर हो जाएगा। अभी जो स्टैंडर्ड मेजर है वो ये मेजर है, क्योंकि करंट चेंज नहीं होगा, है ना। तो अभी जो 1 kg ऑफ मास का मेजर है वो हम लोग अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये हो गया कि 1 kg मास क्या था और क्या हो गया। अभी केजी मास का जो यूनिट है, मास का एसआई यूनिट क्या है, मास का एसआई यूनिट है केजी, है ना, किलोग्राम बोलते हैं हम जिसको, है ना। अब अगर मास बहुत ज्यादा रहेगा, बड़ा मास रहेगा, तो उसको किसमें गिनते हैं हम लोग, टनेज में, है ना। 1 kg है ना, तो अभी बहुत ज्यादा मास रहेगा तो उसको टन्स में गिनते हैं हम लोग, है ना। तो अभी 1 टन्स, है ना, 1 टन्स इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 kg, है ना। अभी बहुत सारे जो लोडीज होते हैं, ट्रेलर्स वगैरह होते हैं ना, वहां पे जो कैपेसिटी होती है उनकी बहुत ज्यादा होती है ना, 2000 टन 1000 टन इतना वेट वो लोग उठाते हैं। जैसे कि क्रेन्स वगैरह हो गए ना, वो लोग का वेट, वो लोग जो वेट लिफ्ट करते हैं या फिर उनकी जो वेट कैपेसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है, तो उसको केजी में हम लोग नहीं लिख सकते, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको टनेज में लिखते हैं ना। तो 1 टन इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 kg होता है ना। उसी तरह से अगर कोई चीज है जिसका मास बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा है, तो अभी उसको कैसे मेजर करेंगे, उसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि जैसे डिस्टेंस बहुत छोटा हो गया तो वहां पे हमारा मीटर का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो इनअप्रोप्रिएट हो गया। वैसे ही अगर मास बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मास रहेगा, कोई ऐसी चीज है जिसका मास बहुत कम है,
तो उसको कैसे मेजर करेंगे, है ना। मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का मास तो बहुत कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसका मास बहुत कम रहेगा, उसको कैसे मेजर करेंगे ना। उसको केजी में बोलेंगे तो बहुत अनअप्रोप्रिएट यूनिट हो जाएगा ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा केजी उसके लिए ना। तो वहां पे हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं उसका, है ना। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब कितना होता है। देखो द 1/12 मास ऑफ एन अनएक्साइटेड एटम ऑफ C12, है ना, कार्बन 12 इज कॉल्ड एज 1 एटॉमिक मास यूनिट, और AMU बोलते हैं इसको ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट। AMU से इसको डिनोट करते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या है जी, 1/12 पार्ट ऑफ द अनएक्साइटेड C12 एटम, जो एकदम स्टेबल है, क्योंकि C12 जो कार्बन कंपोजिशन में C12 जो है ना, C12 सबसे स्टेबल एटम है ना। तो इसके लिए उसको स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं। जो उसका मास, कार्बन एटम का मास जो एकदम स्टेबल है, उसको क्या बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक एटम का मास के एक एटम का यूनिट, है ना, तो उसका मास, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसका कन्वर्जन क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब कितना केजी हो जाएगा ये ना। तो इसका कन्वर्जन क्या है, देखो 1.6605402, है ना, 1.6605402 इंटू 10 टू पावर -27 ऑफ केजी। देखो इतना बड़ा डिफरेंस है। देखो 1 AMU मतलब कितना छोटा मास है वो, है ना। 10 टू पावर कितना आ गया, -27 केजी, है ना। अगर शॉर्टकट में याद रखना 1.66 याद रखना है, 1.66 इंटू 10 टू पावर -27, है ना। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 केजी होता है ना। तो अब ये हो गया मेजरमेंट ऑफ मास कैसे करते हैं हम लोग, उसका क्या यूनिट है, और कैसे छोटे मास का यूनिट क्या है, 1 AMU क्या होता है ना, याद रखने का 1 AMU क्या होता है। अभी नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम, है ना। अब टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं हम, ये तो सबको पता है भाई। टाइम मेजरमेंट के लिए डिवाइस क्या यूज करते हैं हम लोग, वॉच, है ना। वॉल वॉचेस होते हैं, रिस्ट वॉचेस होते हैं ना। अब तो मोबाइल फोन आ गया, तब से वॉचेस का तो जमाना ही चला गया, है ना। अभी तो मोबाइल में टाइम देख लेते हैं हम लोग सब, है ना, डेट टाइम सब मोबाइल में आ जाता है ना। तो देखो अभी मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे करते हैं। जनरली मेजरमेंट के लिए जो टाइम मेजरमेंट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा सोलर डे। अभी 1 सोलर डे मतलब क्या होता है, 1 सोलर डे मतलब दिन का 12 से 12 का जो टाइम होता है वो एक दिन हो जाता है, वो तो सबको पता है ना। अभी 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, है ना। अभी 1 नून में कितना होता है, 1 नून मतलब दोपहर के 12 से 12 कितना हो गया, 12 घंटा हो गया ना। तो एक नून में कितना होता है, 12 आवर्स होता है। 1 सोलर डे में कितना होता है, 24 आवर्स होता है ना। अभी 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स, है ना। अभी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। तो उसी तरह से 1 डे में, 1 सोलर डे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, है ना। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, है ना। तो अभी 1 डे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 1 डे में 60 इंटू 60 इंटू 24, है ना। तो इतना इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 86400, है ना। कितना आ जाएगा, 86400 सेकंड्स होते हैं 1 सोलर डे में। अभी देखो जैसे कि 1 सोलर डे हम लोग इसको मेजरमेंट करते थे कि एक डे क्या होता है, जो अर्थ है हमारा, अर्थ क्या करता है, एक सेल्फ रोटेशन भी करते रहता है। वो सेल्फ रोटेशन करते करते वो क्या करता है, सन का रोटेशन करता है ना। तो एक सेल्फ रोटेशन होगा तो 1 डे कंप्लीट होता है ना। और एक सन का रोटेशन हो जाएगा पूरा अर्थ का, तो 1 ईयर कंप्लीट होता है हमारे हिसाब से, है ना। लेकिन जैसे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, जो अर्थ का जो रोटेशन है हमारा, वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बहुत माइनर लेवल पे चेंज होता है, लेकिन ये चेंज होता है। रोटेशन का स्पीड वैरी हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो ये जो स्पीड कम हो रहा है, तो ये क्या करेगा, हमारे टाइम को अफेक्ट करेगा। सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में तो अफेक्ट करेगा, है ना। 1 सेकंड 2 सेकंड में नहीं करेगा, लेकिन बहुत माइक्रो लेवल पे सेकंड्स के वो अफेक्ट करता है ना। तो इसके लिए ये जो सोलर डे का जो सिस्टम था, जो हम लोग यूज करते थे टाइम मेजरमेंट के लिए, ये अप्रोप्रिएट नहीं है ना। क्योंकि
जो अर्थ का रोटेशन है वो चेंज हो रहा है ना। तो इसके लिए फिर अभी जो हमारा टाइम मेजरमेंट है, टाइम मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली सीसीएम एटॉमिक क्लॉक है ना, तो सीसीएम एटॉमिक क्लॉक है उसको यूज करते हैं। It was later observed that the length of the solar day varies gradually due to the gradual showing down of the earth rotation. Earth rotation धीरे धीरे स्लो हो रहा है, स्लोइंग डाउन हो रहा है अर्थ का रोटेशन है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि डायरेक्टली हम लोग सोलर डे का कंसेप्ट नहीं यूज कर सकते है ना, क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है ना, बहुत माइक्रो सेकंड्स में चेंज होता है लेकिन हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीसीएम क्लॉक का यूज कर रहे हैं आजकल है ना, सीसीएम एटॉमिक क्लॉक है उसका यूज करते हैं हम लोग फॉर टाइम मेजरमेंट है ना। तो ये हो गई बात हमारे टाइम मेजरमेंट की। अब आते हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल एनालिसिस है ना। तो चलो अभी डायमेंशनल एनालिसिस देखते हैं हम लोग। उसमें सब में पहले देखेंगे व्हाट इज मीन बाय डायमेंशंस है ना, डायमेंशन किसको बोलते हैं ना। तो अभी तो आप बोलोगे सर डायमेंशन तो वो होता है ऐसे एक ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, उसको लाइन ड्रॉ करो, उसका जो भी लेंथ है उसकी वैल्यू लिख दो, वो डायमेंशन होता है ना। यहाँ पे वो वाला डायमेंशन नहीं है, इट इज अ डायमेंशन रिलेटेड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फिजिक्स वाला डायमेंशन है, ड्राइंग वाला डायमेंशन नहीं है ना। तो देखो अभी डायमेंशंस क्या होता है देखेंगे हम लोग। सब में पहले डायमेंशंस की डेफिनेशन देखेंगे, किसको बोलते हैं डायमेंशन है ना। जनरली जो डायमेंशन होता है ना हमारा, डायमेंशन हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज देखे हम लोगों ने लास्ट हमारे लेक्चर में, हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज को बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया था ना। तो अभी जो बेसिक 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ, मास और टाइम है ना, लेंथ, मास एंड टाइम है ना, लेंथ, मास और टाइम। तो ये 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज बनाते हैं अलग अलग क्वांटिटीज का, अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज का है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं जो बहुत यूजफुल होता है, जिससे बहुत सारे हम लोग को चीजें पता होती है, पता कर सकते हैं हम लोग जिससे है ना। तो अभी देखेंगे हम लोग आगे, सब में पहले देखेंगे डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम लोग, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ऐसे नहीं कि सिर्फ 3 लेते, 3 से आगे भी हम लोग ले सकते हैं, वो भी देखेंगे आगे। तो सब में पहले देखो डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशंस का डेफिनेशन में पढ़ता हूं। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स है ना, आर द पार्ट्स टू व्हिच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए जो पार्ट्स होते हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के पार्ट्स होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। एग्जाम्पल लेके समझेंगे, समझ में आएगा। देखो अभी ये जो लेंथ, मास और टाइम 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ का इनिशियल क्या L और मास का इनिशियल हमारा M, कैपिटल M, और टाइम का इनिशियल हमारा T। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के 3 इनिशियल्स को हम लोग यूज करते हैं, विच रिप्रेजेंट लेंथ, मास और टाइम। इस हिसाब से क्या करते हैं, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट, कोई भी क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, लेंथ है, और टाइम मतलब t है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, लेंथ है, और टाइम मतलब क्या है, t है। अब ये इसके रेज में कुछ नहीं है, मतलब क्या रहेगा 1, इसके भी रेज में कुछ नहीं है, मतलब क्या रहेगा 1 रहेगा। अब ये t डिवाइडेशन के नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू L1 है ना, और t रेज टू क्या हो जाएगा -1, नीचे से ऊपर चला गया -1 है ना। अब यहाँ पे मास है क्या, लेंथ और टाइम है, मास है क्या, मास नहीं है ना। तो मास को हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, L1 M 0, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 0 है, और t रेज टू -1 है ना। अब देखो L रेज टू 1 है, -1 नहीं, L रेज टू 1, M रेज टू 0 और t रेज टू -1, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। ये क्या हो गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया है ना। और देखो अब ये ऊपर वाला जो है, ये 1, 0 और -1, ये क्या है, ये है इसके डायमेंशंस, इसको बोलते हैं डायमेंशंस। एलएमटी को डायमेंशन नहीं बोलेंगे है ना। एलएमटी क्या है, लेंथ, मास और टाइम, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। अगर कोई बोले आपको कि वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, बताओ वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1, 0, -1 है ना।
किसके फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ लेंथ मास एंड टाइम, है ना। The dimension of velocity are 1, 0 and -1 in the form of length, mass and time, है ना। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। और एलएमटी हमारे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ मास और टाइम। कभी करंट वगैरह आएगा तो आगे एम्पियर ए भी आता है लेटर, है ना, तो वो ऐड होता है। लेकिन अपने को फिलहाल यहाँ पे सिर्फ ये 3 बेसिक क्वांटिटीज से ही डिस्कस करना है। और चलो कुछ हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलेज निकाल के देखते हैं ना, तो चलो मजा आएगा। देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है अलग अलग क्वांटिटीज के। जैसे वेलोसिटी का फाइंड आउट किया हम लोगों ने ना, ऐसे और किस किस चीज के फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूले से हम लोग को यूनिट भी मिल जाएगा। देखो जैसे कि पहला लेंगे हम लोग डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो ऊपर मास है, इसके लिए मास क्या हो जाएगा m1, है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या रहता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, है ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, मतलब तीनों भी लेंथ है, विड्थ भी और थिकनेस दोनों भी लेंथ ही है ना। तो L इंटू एल, तो इसका क्या हो जाएगा L इंटू एल, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, लेंथ का क्यूब। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा L क्यूब, है ना। अब ये L क्यूब को मैं ऊपर ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा m1, है ना, और L रेज टू -3, है ना। अब यहाँ पे T है क्या, टाइम है क्या, तो टाइम तो नहीं है यहाँ पे, है ना। तो टाइम नहीं है तो टाइम को क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 लगा के इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना। तो क्योंकि हमारा MLT मास, लेंथ मास और टाइम LMT के फॉर्म में है ना, तो इसको LMT के फॉर्म में रीअरेंज कर देंगे हम लोग। पहले L लिख देंगे L रेज टू -3 m1 और T0, है ना, LMT के फॉर्म में आएगा। ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, किसके लिए, डेंसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा बन गया, है ना। इसका यूनिट क्या है, इसका डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, डेंसिटी का यूनिट होता है मास का यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड केजी, किलोग्राम। और ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, है ना। ये L क्यूब, मतलब यहाँ पे क्या हो गया मीटर क्यूब, है क्या। तो ये हो गया डेंसिटी के लिए। और देखेंगे एक्सीलरेशन, वेलोसिटी का देखे हम लोगों ने, अभी एक्सीलरेशन देखते हैं। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख सके तो क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखे, उसको और ब्रीफ में लिखते हैं हम लोग। वेलोसिटी क्या रहता है, वेलोसिटी रहता है s/t, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। लेकिन ये अपॉन टाइम मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू टी आ जाता है ना, क्योंकि रेस्ट टू में हम लोग नहीं लिखते हैं फॉर्मूले, है ना, हम लोगों ने देखा है पीछे। तो टी इंटू टी हो जाएगा, टी डिवाइड बाई टी मतलब टी इंटू टी, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम अपॉन टाइम, मतलब ये टी मल्टीप्लिकेशन में आ गया यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा s अपॉन टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, s मतलब क्या है यहाँ पे, s मतलब डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है ना। तो अभी फॉर्मूला इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सब में पहले क्या आता है L रेज टू 1, कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा। T ऊपर चला जाएगा, मास है क्या, मास नहीं है, तो मास m रेज टू 0 हो जाएगा। T ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो T रेज टू -2, ठीक है। तो ये हो गया LMT के फॉर्म में डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सीलरेशन का, है ना। अभी एक्सीलरेशन के बाद फोर्स, है ना। अभी देखो फोर्स का देखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या रहता है, फोर्स इज इक्वल टू ma, है ना, न्यूटन्स का लॉ है। फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना। अभी देखो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाले, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1, है ना, इंटू एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है L1 m0 और t रेज टू -2, है ना। अब देखो ये m है, यहाँ पे भी m है, बेस कॉमन रहेगा तो ऊपर जो रेस्ट में रहेंगे उनका क्या होता है एडिशन, मतलब 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा वही ना। तो क्या हो जाएगा L रेज टू 1 m रेज टू 1 और t रेज टू -2, है ना। ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए, फोर्स के लिए, है ना। अब देखो और देखते हैं और कौन सा है हमारा, वर्क डन देखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलो या फोर्स इंटू लेंथ बोल दो, है ना। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देखा, क्या है, L1 M1 और T माइनस 2, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, ये लेंथ है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F इंटू एल, लेंथ है ना। तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा, L⁻1, कुछ नहीं मतलब क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, बेस कॉमन है, तो रेस टू में क्या होगा, एडिशन, मतलब 1 + 1 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो L2 M1 और T⁻⁻2 है ना। तो ये हो गया हमारा वर्क डन के लिए, है ना। और क्या देखेंगे हम लोग, फोर्स अपॉन प्रेशर ले लेंगे, है ना। प्रेशर, प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर पी से नोट करते जनरली हम, है ना, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब फोर्स तो हमको पता है, उसका डायमेंशन पता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू थिकनेस, विड्थ इंटू डेप्थ, है ना। मतलब लेंथ इंटू लेंथ ही होता है ना, तो दो लेंथ को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, L⁻² लिख सकते हैं, है ना। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, पहले फोर्स का डायमेंशनल यूनिट क्या है, L1 है, M1 है और T⁻⁻2 है ना। और डिवाइडेड बाय ये क्या आ गया, L स्क्वायर। L ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, L1 M1 T⁻⁻2 और L⁻2 ये -2, ये नीचे वाला ऊपर आ गया। अब देखो यहाँ पे भी बेस दोनों के सेम है, तो ऊपर क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, है ना। तो एडिशन होने के बाद क्या मिल जाएगा, ये 1 -2 क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो L-1 L-1 M1 और T-2, है ना। तो ये बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका, प्रेशर का बन गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ कोई भी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो समझ में आया डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ना। तो ये होगा इसका भी, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशंस, है ना। डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से, है ना। क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ना। कुछ बेसिक जो 3 चीजें हम बताता हूँ। सब में पहले तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी जो क्वांटिटी है ना, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, कोई भी जो फिजिकल इक्वेशन है उसका करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। LHS और RHS और LHS में, जैसे कि हमारा V = U + AT, ये वाली इक्वेशन है, तो अब इसका करेक्टनेस हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे करेक्टनेस चेक करेंगे, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इधर लिख देंगे हम लोग, और ये U का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, A और T का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, इनके डायमेंशनल फॉर्मूले का सेम ऑपरेशन करेंगे जो यहाँ पे इनका है ना। फिर LHS और RHS दोनों सेम है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्वांटिटी कैसी है, करेक्ट है ना। ये क्वांटिटी क्या है, करेक्ट है बोल देंगे हम लोग, है ना। तो समझ में आया, इस तरह से हम लोग कोई भी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन ले लो, है ना, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है ना। उसके बाद सेकंड यूज क्या है, सेकंड इज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच में का रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए, या फिर फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग फिजिकल डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि F = ma है, मास इंटू एक्सेलरेशन, F = ma है, तो हम लोग को पता है कि भाई फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, है ना। अब इसके रेंज में डायमेंशनल एनालिसिस क्या है अपने को पता नहीं, इधर x लिख दो, इधर y लिख दो, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव करके जो भी डायमेंशंस है, f के डायमेंशंस और ये x और y की वैल्यू को इक्वेट करके हम लोग पता कर सकते हैं कि ये x और y की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को, है ना। तो उससे हम लोग करेक्ट इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर बीच में कांस्टेंट आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, है ना। सम टाइम कांस्टेंट आर आल्सो हैविंग डायमेंशंस, है ना। तो वो देखेंगे हम लोग, आगे है वो भी, है ना। तो ये सेकंड वाला हो गया भाई। पहला वाला क्या था कि कोई भी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर रिलेशंस बिल्ड कर सकते हैं, बिटवीन टू क्वांटिटीज का रिलेशंस पता कर सकते हैं। और थर्ड क्या है, to find the conversion factor between the units of the same physical quantity into different system of units, है ना। मतलब अलग अलग दो क्वांटिटी में का रिलेशन, अलग अलग क्वांटिटी में का जो रिलेशन है वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि
दो यूनिट सिस्टम है, जैसे कि एमकेएस यूनिट सिस्टम है, सीजीएस यूनिट सिस्टम है, एक कोई एक सिंगल क्वांटिटी है जो एमकेएस सिस्टम में उसका वैल्यू इतना है ना, तो सीजीएस सिस्टम में उसका वैल्यू कितना रहेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर है ना, तो ये क्या हो गया हमारा एमकेएस यूनिट है, और ये क्या है हमारा सीजीएस यूनिट है ना। तो अब एमकेएस और सीजीएस यूनिट ऑफ सिस्टम में जो रिलेशन बन गया है 10⁻⁻² का, ये रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस करके, या फिर ऐसे कोई भी जो सिंगल क्वांटिटी जैसे लेंथ है, दोनों भी यूनिट किसके लेंथ के ये है ना, या फिर हम बोलेंगे मास के फॉर्म में लेंगे तो देखो केजी क्या है, 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम्स है ना, या फिर 1 इंटू 10⁻³ ग्राम्स होता है ना। तो ये जो रिलेशन है 1 kg का जो ग्राम से रिलेशन है 10⁻³ का, ये हम लोग निकाल सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस से। मतलब दोनों क्वांटिटी सेम है, देखो ये भी मास है ये भी मास है, लेकिन दोनों का जो रिलेशन है, दोनों के बीच में जो कांस्टेंट है 1000 का, वो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी डायमेंशनल एनालिसिस से, हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं ब्रीफ में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ब्रीफ में हम लोग नहीं जाएंगे है ना। हाँ, तो ये देखो ये हो गए हमारे यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हो गया है ना, क्योंकि प्रॉब्लम करते टाइम हम लोग को ये सब करना है तो वहां पे और अच्छे समझ में आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे याद रखो कि क्या हो रहा है। देखो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है लास्ट पॉइंट बचा है हमारा लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या लिमिटेशंस है वो हम लोग देखेंगे है ना। सबसे पहले क्या बोलता है, दिस मेथड गिव्स अस नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल लेस कांस्टेंट इन द फॉर्मूला। देखो अभी हम अगर डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग कोई क्वांटिटी निकालते हैं, कोई फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑलवेज क्या होते हैं डायमेंशन लेस होते हैं ना, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो भी रहेगी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अपने को मिलेगी नहीं, क्योंकि हमारा जो भी सिस्टम है, हमारा नाम ही है डायमेंशनल एनालिसिस, तो हर एक चीज डायमेंशन पे ही बेस्ड है। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी आ गई बीच में, के आ गया, सी आ गया, ऐसे कांस्टेंट आ गए जिनको डायमेंशन ही नहीं होते, या फिर 1/2 आ गया, जैसे यस इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at² है ना, या फिर हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लो हाफ mv²। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पे, या फिर कोई कांस्टेंट आ गया, के आ गया, सी आ गया है ना, बहुत सारे कांस्टेंट है हमारे पास फॉर्मूले में ना, इक्वेशंस में। तो ऐसे कोई कांस्टेंट आ गए जिनका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है ना, तो अब उनकी वैल्यू हम लोग को पता चलेगी क्या? उनकी वैल्यू पता ही नहीं चलेगी, उनकी वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते ना डायमेंशन एनालिसिस से। ये एक ड्रॉबैक हो गया, उसका लिमिटेशन हो गया। और सेकंड क्या है, इफ द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स हैविंग डायमेंशंस द फॉर्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड। अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जो 3 मोर देन 3 फैक्टर्स, मतलब 3 फैक्टर्स से ज्यादा पे अगर डिपेंड रहेगी कोई क्वांटिटी ऐसी है ना, तो उसका हम लोग फॉर्मूला नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे कि हम लोग फॉर्मूला कोई भी चीज का कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c एंड a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, ऐसे 3 क्वांटिटी है। तो यहाँ पे x y z ये 3 क्वांटिटी है, क्योंकि डायमेंशनल सिस्टम भी हमारा क्या है LMT 3 के फॉर्म में है ना, तो ये 3 क्वांटिटी रहेंगे तो 3 तक हम लोग उसका फॉर्मूला या फिर उसका एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं इजीली है ना। लेकिन अगर 3 से ज्यादा रहेगा है ना, 3 क्वांटिटी से ज्यादा, 3 फैक्टर से ज्यादा अगर रहेंगे तो वहां पे डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग नहीं कर पाएंगे है ना, बहुत टफ हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे वहां पे है ना। तो ये इसका लिमिटेशन हो गया, 3 क्वांटिटी से ज्यादा, 3 फैक्टर से ज्यादा रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से। Then we cannot derive the formula containing trigonometric exponential function or log functions etc है ना। देखो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर बीच में आ गए तो वैसे क्वांटिटीज का हम लोग फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमारा डायमेंशनल एनालिसिस कुछ नहीं बताता है, कुछ बताया नहीं सकते। जैसे साइन थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, फॉर्मूले में साइन थीटा है ना, टैन थीटा है ना, या फिर लॉग टू द बेस 10 है ना, या फिर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ अलग चीज आ गई है ना, ऐसे जिसको डायमेंशन भी नहीं है और ये अलग वाला फंक्शन है जो डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग कैलकुलेट या फाइंड आउट नहीं कर सकते उसको है ना, उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते इजीली डायमेंशन एनालिसिस से, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है और ये अलग टाइप का फंक्शन हो गया है ना। तो ये एक इसका
लिमिटेशन हो गया। देन द मेथड ऑफ डायमेंशन कैन नॉट बी यूज टू डिराइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन, है ना, व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट ऑफ एनी साइड, है ना। अभी देखो एग्जैक्ट जो मेथड डायमेंशन है कैन नॉट बी यूज टू डिराइव एन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम लोग नहीं निकाल सकते। जैसे अगर कोई दो क्वांटिटीज है, फॉर्मूला अगर हम लोग कोई भी फॉर्मूला अगर हम लोग डिराइव कर रहे हैं और दो क्वांटिटी कैसे रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ही रहेंगे ना, f इज इक्वल टू एम ए है ना, ऐसा रहेगा। कोई भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में रहेगा, डिवाइडेशन या मल्टीप्लिकेशन में क्वांटिटीज रहेंगे आगे वाले, तो ही हम लोग इसको डायमेंशनल एनालिसिस से एनालाइज कर सकते हैं। अगर ऐसा है f इज इक्वल टू क्या है, m प्लस ए है या फिर m माइनस ए है ना, अगर प्लस या माइनस के फॉर्म में क्वांटिटीज आगे वाली आती है तो उसको हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से करने के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये एक लिमिटेशन हो गया। देन उसके बाद देखो इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। और डायमेंशन एनालिसिस से हमको ये नहीं पता चलता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को से ये नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। तो ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारे डायमेंशन एनालिसिस से सॉल्व नहीं होगा, है ना। इससे हमको नहीं पता चलता है कि कौन से क्वांटिटीज को सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कौन से क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ये हम लोग पता नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से। तो इसके लिए डायमेंशन एनालिसिस से हमको ये नहीं पता चलता है कि क्वांटिटीज वेदर द क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर वन, है ना। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो समझ में आया ये। तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का और चैप्टर का पार्ट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पूरे हम लोग सॉल्व करेंगे, अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।